आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। एडवाइजरी काउंसिल को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब एडवाइजर्स बनेंगे या एडवाइजरी काउंसिल बनेगी। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा और मैंने भी आपके साथ एक बार लाइव में शेयर किया कि एडवाइजरी काउंसिल को लेकर कोई भी प्रावधान J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर नहीं है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद और जो संविधान के जानकार हैं, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी जो है वो पुडुचेरी मॉडल पर है और सेक्शन 289 साफ तौर पर ये कहता है कि केंद्र सरकार के पास और लोकसभा के पास ये पावरें, ये ताकत है कि यहाँ स्टेट एडवाइजरी काउंसिल भी बन सकती है और J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर संशोधन भी हो सकता है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंशियल कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत होगी। क्या होगा जम्मू कश्मीर में और क्या वाकई कोई एडवाइजरी काउंसिल बनने जा रही है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसके आखिरी स्पीकर डॉक्टर निर्मल सिंह। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले डॉक्टर साहब, स्टेट एडवाइजरी काउंसिल को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। पहले तो अफवाह लगी, लेकिन अब जैसे जैसे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के प्रावधान अब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि नामुमकिन तो है लेकिन मुमकिन किया जा सकता है। तो आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, इसके दो एस्पेक्ट्स है। एक तो है कोई इस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम की आवश्यकता और दूसरा कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। उसका दो एस्पेक्ट अलग अलग हैं। यहाँ तक इसकी इस प्रकार का कोई पॉलिटिकल सेटअप की आवश्यकता की बात है तो ये कहाँ से बात आई, क्योंकि अभी यहाँ जो गवर्नर रूल या LG का रूल था उसको काफ़ी समय हो गया है और आम लोगों में इस प्रकार की बात उठने लगी है कि लोगों का और जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो कनेक्ट है वो बिल्कुल लगभग समाप्त हो गया है, क्योंकि ये अफसरशाही है। तो अफसरशाही का तरीक़ेकार काम करने का अलग रहता है। तो इस प्रकार का कोई पॉलिटिकल कोई ऐसा सिस्टम बने, इस प्रकार की एक आवश्यकता है। इस प्रकार की जो आम लोगों में ये चर्चा ज़रूर है कि अभी जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोई पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो। चाहे पहले जब ये पंचायती राज खड़ा हुआ था तो BDC तक के इलेक्शंस हुए। हमारा मानना है कि नहीं, आगे भी ये बढ़ना चाहिए। या इस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम हो तो उसकी आवश्यकता है। तो उस सिस्टम में क्या उसमें जो है सिस्टम हो सकता है, क्या किस प्रकार का एक प्रावधान के मुताबिक किस प्रकार का जो एक सेटअप हो सकता है, इसकी चर्चा है। तो ये जो आपने एडवाइजरी काउंसिल की बात की, इस प्रकार की बात हमने भी सोशल मीडिया में और मीडिया में इस प्रकार की चर्चाएं सुनी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने जो है वो जो है कैबिनेट भी डिक्लेयर कर दी, चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, इंटरिम गवर्नमेंट भी बन गई। तो वो और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने उसको जैसे आपने देखा होगा, उन्होंने कह दिया भाई ये अटकलें हैं, इस प्रकार की बात हमारे ध्यान में नहीं है। ठीक। तो आज मेरा भी यही कहना है, इस प्रकार की बात कोई चर्चा हो रही है क्योंकि हमसे किसी ने बात नहीं की, ना ही हमने को जो क्रेडिबल सोर्सेज है उनसे हमारे ध्यान में बात आई है। तो इसलिए क्या हो सकता है, कैसा होगा, ये इसके ऊपर हम कोई जो है पक्के तौर पर कह नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर हम कहेंगे कि अभी समय आ गया है कि कोई ना कोई इसका पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो। जैसे डिलिमिटेशन है, डिलिमिटेशन हो, उसके बाद इमीडिएटली यहाँ पर इलेक्शंस हों और इलेक्शंस होने के बाद डेमोक्रेटिक सेटअप आए। इस प्रकार की आवश्यकता जो है लोगों को लगती है। डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? IANS बड़ी क्रेडिबल एजेंसी है, उसके अलावा CNN IBN के ऊपर, आउटलुक इंडिया के ऊपर बहुत सारी क्रेडिबल जितने भी आप यूँ कहें वेबसाइट्स हैं, वेब पोर्टल्स हैं, उन पर चर्चा इसको लेकर ज़रूर हुई है। हालांकि खाका हो सकता है उसमें किसी किस्म का कोई खाका कुछ और हो, शक्ल कुछ और हो, सूरत कुछ और हो, लेकिन ऑल टुगेदर ये कहना जी ऐसी कोई बात ही नहीं है। मुझे लगता है कि आपको नहीं लगता राजनीतिक तौर पर ऐसा कहना गलत होगा थोड़ा? देखिए, ऐसा है कि मैं स्पष्ट किया, मेरे जो दायरे में, जब मेरी जो जानकारी में इस प्रकार की बात नहीं है और हमारे स्टेट यूनिट की जानकारी में इस प्रकार की बात, जैसे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा, तो नहीं है। दिल्ली लेवल पर क्या बात हो रही है या और लेवल पर क्या बात है, उसके बारे में हम कह नहीं सकते। जब तक कोई क्रेडिबल सोर्स हमें बताएगा नहीं, जब हमसे चर्चा होगी तो तभी में हम कुछ कहने लायक हो सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारी जानकारी में इस प्रकार का कोई सिस्टम हो रहा है, हमारे ध्यान में कुछ नहीं है। इससे पहले कि मैं और सवाल पूछूं, आपसे जानना चाहूँगा, आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को, जिस क्षेत्र को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, डॉक्टर साहब, कितनी परेशानियां जब से आप सरकार से बाहर आए हैं, कितनी परेशानियां इस समय लोगों को हैं? क्या वो प्रॉपरली
टॉप लेवल तक कम्युनिकेट हो रही हैं? क्या लोगों की बात सुनी जा रही है? और आप उनके प्रतिनिधि हैं, क्या आपकी बात सुनी जा रही है और क्या मामलों का निपटारा हो रहा है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट है और ब्यूरोक्रेसी इसको रन कर रही है, ब्यूरोक्रेसी में और जो पॉपुलर गवर्नमेंट में फ़र्क रहता है। क्योंकि जो आम आदमी है उसके मन में क्या है, वो क्या चाहता है, और वो पॉलिटिकल लीडर्स जो रहते हैं, पॉलिटिकल जो सिस्टम रहता है उसमें वहाँ रख सकता है। अफसर भी उनके पास भी जा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का कोई चैनल अभी हमें लगा नहीं। एक जो है बैक टू द विलेज, इस प्रकार का कार्यक्रम चला, ज़रूर चला। उसके बाद कहा जाता है कोई फंड्स भी आए हैं, लेकिन लोगों की सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। जो उन्होंने सारी बातें रखी, सरकार की भी मजबूरी हो सकती है, सारे फंड्स दे भी नहीं सकते, जितनी डिमांड्स पूरी नहीं हो सकती, लेकिन बड़ी बातें होती है सेटिस्फैक्शन की। ऐसे तो किसी की जो इच्छा है उसको आप पूरी नहीं कर सकते, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में लोगों को जब लीडर्स मिलते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं, तो कम से कम तसल्ली होती है। उनको कोई गाली निकालने वाला भी कोई मिलता है तो उनके मन में तसल्ली लगे, नहीं हमारा हुआ नहीं। जो कहते, कुछ कहते हैं हमारा हुआ, वो कम होते हैं, वैसे नहीं होने वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन कम से कम उनको लगता है उनका जो एक मन की जो बात है वो बाहर तो निकलती है, और साथ साथ काम भी होते हैं। ब्यूरोक्रेसी अभी इसने 2 सालों में ये डेफिनेटली बहुत जो है लोगों में एक कहना क्राइसिस है। लोग जो हैं उनको लगता है हमारी बात सुनी नहीं जाती। हमारे पास आते हैं तो हम ज़रूर बात करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो जैसे पहले हमारी बात चलती थी आज हमारी नहीं चलती। अफसर की मन है, वो मानेगा नहीं मानेगा। हम भी एक आम सिटीज़न की तरह एक सिटीज़न है। हाँ, हमारा एक रोल रहा है, इसलिए उनके मन में कई लोग इस प्रकार का एहतराम जरूर करते हैं, लेकिन नहीं करें तो हम उनका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी समझ, आपकी परेशानी मुझे लगता है दुगनी है। लोग, आम लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जी ये बीजेपी के लोग कोई काम नहीं करते, सरकार तो इनकी है। क्या ये दुविधा आपको भी है कि आप लोगों को समझा नहीं पा रहे? भी सरकार हमारी केंद्र में ज़रूर है लेकिन राज्य में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन लोग मान के राज़ी नहीं, और इसीलिए आप जब भी हम इंटरव्यूज़ करते हैं तो नीचे जो एकदम झड़ी लग जाती है बीजेपी की, जी ये नहीं किया वो नहीं किया। तो इतनी नाराज़गी लोगों को आपसे, क्या ये मानेंगे कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी और उन उम्मीदों पर पार्टी इस समय जो है खरी नहीं उतर पा रही, क्योंकि लोगों को लगता है सरकार आपकी है लेकिन वास्तविकता में आपकी सरकार नहीं है? बिल्कुल सही कहा। इसमें भी मैं इसको इस जो चर्चा है इसको 2 हिस्सों में बांटूंगा। एक तो आम लोगों को यही लगता है, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे बाकी सिस्टम है, यहाँ पर भी जो एलजी है, बाकी लोगों कहते हैं कि केंद्र का ही रूल है। तो इनडायरेक्टली तो लोग जो अगर सोचते हैं तो उनके ध्यान में है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो इम्प्लीमेंटेशन जो करने वाले हैं वो ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है, तो एक है। और इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या बात है, जो हमारे अपोनेंट्स हैं, जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं, अपोनेंट्स हैं, जब कोई क्रेडिट देना होता है तो कहीं जी गवर्नर साहब ने किया, एलजी साहब ने किया, अगर गाली निकालनी है तो बीजेपी ने नहीं किया, तो वो प्ले कर रहे हैं। वो लोगों का, जो लोगों में मन में एक बात है कि नहीं यार हमारे काम नहीं हो रहे और बीजेपी की सरकार है, तो एक तो स्पष्ट है ये हमारी सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेसी की सरकार है। पॉलिसी मैटर्स के ऊपर जैसे 370 गया, 35A गया, जब बाकी चीज़ें हुई, आतंकवाद के ऊपर लगा, तो पॉलिसी मैटर्स में तो केंद्र का रोल है, लेकिन डे टू डे जो एक्टिविटीज़ रहती हैं यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर जो लोगों को ट्रांसफर्स होनी है, कोई फंड्स देने हैं, ये तो अफसर लोग तय करते हैं, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। तो लोगों को लगता है कि अगर पॉलिसी मैटर्स और इसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, इसलिए आम लोग तो जो है वो हम पर ही ब्लेम लगाते हैं, नहीं होता है। और जो दूसरे लोग हैं जो ज़्यादा समझदार हैं, जो अपोनेंट्स हैं, वो कहते हैं कि जब कोई क्रेडिट के जानी हो बात तो कहते हैं नहीं ये तो गवर्नर साहब ने किया। और अगर नहीं जानी है, जैसे मान लो कि आपको पता होगा जम्मू कश्मीर बैंक की जो नौकरियां थी, गाली हमें पड़ रही थी, ठीक है, तो कुछ लोग हमारे बीच में से भी उसको लीगली ये है वो है, ये कैडर जो स्टेट कैडर की पोस्टें थी, ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गई, गलत था। तो जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा भाई देखिए, ये जो प्रोसेस शुरू हुआ था गवर्नर रूल में शुरू हुआ था, हम तब सरकार में नहीं थे, और जो ये लिस्ट जो है गई, और गवर्नर साहब ने जो उन्होंने दे भी दिया, मलिक साहब ने, कि नहीं जी जम्मू के बच्चे ज़्यादा थे इसलिए कैंसिल हुई, ठीक है। दूसरी तरफ ये लिस्ट कब कैंसिल हुई, जब एलजी का रूल था, दोनों वक्त हम नहीं थे, पूरी सिस्टम वही है, गवर्नर साहब की जगह एलजी आए। तो मैंने क्या कहा कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, जब पहले गलती की जा अभी गलती की, ठीक है, जब पहले गलत था जा अभी गलत है। तो इस प्रकार आपने हजारों लोगों के सेंटिमेंट से खेले,
आपके उनके कैरियर से खेले, आपने पूरा प्रोसेस किया, तो किसी ने किसी ने गलती की है। क्यों नहीं यहाँ पर इसको कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और जो जिन्होंने गड़बड़ की है उनको पनिश किया जाए। जब मैं ये बात कही तब ये जो है डिबेट बदली, नहीं तो गाली हमें पड़ रही थी। तो हम लोगों को तो लग रहा था बीजेपी ने नहीं किया, पे बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं, आप जैसे आम लोग हैं ऐसे हम भी आम लोगों की तरफ। डॉक्टर साहब क्या मानेंगे कि आपके लोगों की भी कुछ गलती है? जब एक राज्यपाल को जम्मू कश्मीर भेजा जाता है, आपके लोग कहते हैं जी अपना बंदा हमारा बंदा है, तो जब आपने अपना बंदा कह दिया उसको, तो लोगों को लगता है बंदा तो इन्हीं का है, अब जो गड़बड़ की तो इसी ने की, तो इसका मतलब इसी पार्टी ने की। चलो एक बार होता है कि जैसे मैं भी आपको कहता हूँ नहीं जुनेद जी हमारे दोस्त हैं, हमारे बंदे हैं, कितने हैं ये तो पता नहीं, लेकिन कहने से तो लोग तो उस तरीके से जो है इसको लेते हैं, ठीक बात है। लेकिन है कि वो जो कोई लाइटर मूड में कोई बात आई होगी इस प्रकार की, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि गवर्नर होता है, दूसरा एलजी होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो किसी का नहीं होता। क्या ये बात भी आप मानेंगे कि जब पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक यहाँ से गोवा गए, गोवा में उन्होंने बयान ऐसे देने शुरू कर दिए कि जनाब ये भी मैंने किया था, वो भी मैंने किया था, क्या आपको नहीं लगता कि राजनीतिक लोगों को जम्मू कश्मीर में नहीं लाना चाहिए? क्योंकि वो ऐसे बयान दे देते हैं, मतलब पूर्व जितने गवर्नर हैं उनके बारे में उन्होंने कह दिया जी वो तो यहाँ शराब पीते थे, वो तो गोल्फ खेलते थे, जबकि पूर्व गवर्नरों में रिटायर्ड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे हैं, हमारे रॉ के इंटेलिजेंस ब्यूरो के टॉप क्लास ऑफिसर्स जिन्होंने जो डेकोरेटेड ऑफिसर्स रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक राजनीतिक आदमी को जब आप लगाते हैं तो फिर उनसे तो ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं? नहीं, जम्मू कश्मीर में भी और बाकी जगह भी राजनीतिक लोग गवर्नर रहे हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी में कितने आए हैं तो आपको जानकारी है। और गवर्नर साहब का, मलिक साहब का खुद भी कहना था, वो पब्लिकली कहते थे कि जब मेरे सामने बात है मैं बोल देता हूँ, फिर मैं इंतजार करता हूँ कि दिल्ली से फोन आएगा तो जो है और मुझे कुछ कहा जाएगा। तो वो जानते थे कि इस प्रकार की बात मैं कहूंगा तो कोई ना कोई मेरी पूछताछ करेगा। लेकिन क्या डॉक्टर साहब जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट को लेकर इस तरीके से बेतुके बयान देना क्या ये अक्लमंदी है? क्योंकि आप जानते हैं एक तरफ पाकिस्तान का आतंकवाद है, अलगाववाद से हमारी लड़ाई है, ऑलरेडी राज्य के अंदर इतनी परेशानियां हैं, इन परेशानियों को के बीच में केंद्र अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है, आप लोग कोशिशें कर रहे हैं, तो उसके अलावा बलिदान कितने लोगों का जम्मू कश्मीर में हुआ है। क्या आपको लगता है कि इतनी इस तरह की बातें करनी चाहिए जिससे यहाँ हालात और ख़राब हों? मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। यानी आप मानते हैं कि नहीं करनी चाहिए? हाँ, मैं एग्री करता हूँ आपसे। डॉक्टर साहब एक और चीज़, जैसे आपने अभी जम्मू कश्मीर भाजपा की बात की, आपकी पार्टी से उम्मीदें बहुत हैं। एक उम्मीद ये भी थी कि शायद जम्मू कश्मीर बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे वो जम्मू संभाग से ही होंगे, लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आई तो वो कश्मीर से हैं। ये मैं हालांकि रीजनलिज्म की बात तो नहीं करता, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि इस प्रकार से बांटना ये ठीक है। जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है और नहीं होना चाहिए। जम्मू का ड्यूट जम्मू को मिले, कश्मीर का कश्मीर को मिले, इसमें वर्सेस नहीं होना चाहिए, जो कि हुआ है। और इस कारण से यहाँ पर इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि जिसके कारण विश्वास भी कम हो गया। एक अफसर जो है कहीं का भी नियुक्त होता है तो दूसरे रीजन में, एक रीजन में से दूसरे रीजन में उसके ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगते हैं, क्वेश्चन मार्क लगते हैं, जो गलत है, नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि अफसर के साथ हम सरकार में रहे हैं, अफसर कौन से रीजन से है उससे ज़्यादा डिपेंड करता है वो अफसर कैसा है, काम कैसा करता है, तो उसी तरीके से देखना चाहिए। हाँ, ऑफिसर की क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है, उसके एफिशिएंट नहीं है, उसकी डिलीवरी नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो डेफिनेट उस पर क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। और जहाँ तो आपने जम्मू कश्मीर के जो इस अपॉइंटमेंट्स के कंटेक्स्ट में आपने बात कही है, डेफिनेटली हम आशा करते हैं कि सरकार ने जो किया होगा सोच समझ के किया होगा, लेकिन पता लगेगा जब ग्राउंड पर जो बात आएगी तो जो भी अफसर अपॉइंट हुए हैं वो उनका काम करने का तरीका ऐसा रहना चाहिए जिसमें कोई जो एक शक शुबा पहले रहे हैं वो शक शुबा नहीं पैदा हो, और वो लोग ईमानदारी से लगे कि ये दोनों जो अफसर लगे हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं, ना कि जो उनको भी एक रीजन को रिप्रेजेंट करने वाला माना जाए। जैसे आपने कहा रीजन को मान, लेकिन मामला ये है, मान लीजिए वो ठीक तरीके से काम नहीं करते तो गाज तो आपके ऊपर गिरेगी। नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि जो 70 साल का जो एक बैकग्राउंड रही है, जो पृष्ठभूमि रही है जिसमें ऐसा हुआ है, वो बीजेपी ने नहीं किया। नहीं, मैं तभी कह रहा हूँ ना, अगर वो काम नहीं करेंगे गाज तो आपके ऊपर गिरेगी।
नहीं, जैसे आपने कहा क्रेडिट आपको नहीं मिलता, लेकिन अगर कोई काम लोग तो करेंगे ही, हमारे अपोनेंट्स तो करेंगे, लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए कि जो अफसर अपॉइंट हुए हैं, जो उन्होंने सोच समझ के, मैं मानता हूं कि सोच समझ के ही किए होंगे, तो वो डिलीवर करें और इन सारी बातों से ऊपर उठ के करें, जिसमें कि रीजनल जो बायस उनकी काम करने के तरीके में नहीं रहना चाहिए। एक और बात आई, आज हमारी बात जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता गुलाम हसन मीर से हो रही थी। बड़ा ऑब्जेक्ट किया उन्होंने कहा जी कि जेके बैंक को लेकर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि माफ़ कीजिएगा, कैट को लेकर उन्होंने बात की, और कैट को लेकर उन्होंने ये कहा कि क्या ज़रूरत थी आपने कैट के बेंच का नाम जम्मू बेंच क्यों रखा, उसको जेके बेंच भी तो रखा जा सकता है था। तो आप एक लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, कुछ याद है लास्ट टाइम कोई जम्मू बेंच या जम्मू से जुड़ा हुआ कभी कोई नाम आया हो? देखिए, इस प्रकार की बात करना, देखिए जब KPS कश्मीर पुलिस सर्विस कितने सालों से है, कई बात ऐसे थे, जम्मू में इस प्रकार की बात उठती थी, ठीक है। और अगर जम्मू बेंच है, क्योंकि जम्मू में बैठता होगा, बैठना था, पहले चंडीगढ़ में बैठता, जम्मू बेंच है, चंडीगढ़ का बेंच जो है चंडीगढ़ का ही नहीं, वो पंजाब का, हरियाणा का, शायद हिमाचल की भी वो सारी बातें देखता है। उसको बेंच जो है उसमें हिमाचल, चंडीगढ़ और हरियाणा, हिमाचल बेंच नहीं कहा जाता, चंडीगढ़ बेंच है। तो जम्मू की अगर सीट है, जम्मू बेंच मानेगा। इस प्रकार की बात मुझे लगता है सही नहीं है, क्योंकि उससे जो है कोई रीजनल बायस नहीं होता। अगर कहीं बैठता है, कश्मीर में अगर बेंच बैठेगा तो कश्मीर बेंच उसको कहा जाएगा, वो लिमिटेड जो है एक नज़रिए से ही उसको कहा गया है। तो इसमें से कोई रीजनल बायस इसमें ढूंढना चाहिए, मुझे लगता है सही बात नहीं है। डीलिमिटेशन कमीशन में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जी मैं नहीं बैठूंगा, मेरी पार्टी के लोग उस डीलिमिटेशन कमीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? ये कौन सी राजनीति है जिस राजनीति में वो अपना पक्ष ही नहीं रखना चाहते डीलिमिटेशन कमीशन के सामने? देखिए, हमारा शुरू से मानना है कि वो लोग लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते, तो इसलिए लोकतांत्रिक की जो व्यवस्था है उसमें अगर विश्वास ही नहीं करेंगे, जब डिलिमिटेशन तो होना है वो तो रुकेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए अगर वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको रहना चाहिए। उन्होंने नहीं रह के, मुझे लगता है कि वो जो है लोगों से भाग रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं, जो कि सही नहीं है। आने वाले वक्त में ये चीज़ जो है ना ही जम्मू कश्मीर के हित में है, नहीं लोकतंत्र के हित में है, नहीं उनके हित में होगा। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में इतनी बड़ी एक्सरसाइज होने जा रही है, इस एक पॉलिटिकल पार्टी को का इस पूरी एक्सरसाइज से बाहर रहना क्या दर्शाता है? देखिए, वो पॉलिटिकल पार्टी की कैपेसिटी में वहाँ नहीं होंगे। उनको जो रखा गया है वो एक्स ऑफिशियल, जितने भी MPs रहते हैं उनकी नॉमिनेशन होती है, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं डिलिमिटेशन के। तो वो वहाँ पर किस हैसियत से हैं? वो MP के हैसियत से हैं, पार्टी की हैसियत से नहीं। फिर कहा जाएगा PDP वाले कहाँ हैं, कांग्रेस वाले कहाँ हैं, ठीक है। तो फिर क्या BJP और NC के क्यों? तो MPs जो हैं जम्मू कश्मीर के, उनको रखा गया है जिसमें से, और उनको इसलिए रखा क्योंकि लोगों ने उनको चुना है। डॉक्टर साहब, क्या आपको नहीं लगता कि ये विश्वासघात है? चलो, जितना भी परसेंटेज वोट उनको पड़ा था, उस वोटर के साथ विश्वासघात है कि आप डीलिमिटेशन कमीशन का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते, हसनैन मसूदी साहब डीलिमिटेशन कमीशन का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते। क्या ये लोगों के मैंडेट के साथ विश्वासघात नहीं है कि उन्होंने आपको मैंडेट दिया, आप उनकी बात ही नहीं रखना चाहते? लोगों के मैंडेट से भी विश्वासघात है और लोकतंत्र से विश्वासघात है। अगर वो सचमुच में लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जमहूरियत में विश्वास करते हैं, उनको रहना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। और शायद वो कल को कोई नून में से नुक्ता निकालने के लिए वो स्कोप रख रहे हैं, तो उनको लगता है नहीं हम नहीं जाएंगे तो फिर हम दूसरा। तो लेकिन अभी उनको ये समझना चाहिए, NC को समझना चाहिए कि देखिए, वो जो जेल में जो पानी था जो निकल गया, अभी वापस नहीं आने वाला, ये स्पष्ट है, ठीक है। क्योंकि ये जो रिजॉल्व है, ये रिजॉल्व पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट में ये लोग भी बैठे हुए थे जो कहते हैं ना कश्मीर को पूछा नहीं गया। अरे भाई, आपके सभी MPs वहाँ पर थे, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने वहाँ पर चर्चा की, फारूक अब्दुल्ला भी वहाँ थे, हसन मसूदी थे, वो थे, अपने अकबर लोन साहब थे, और ये PDP के जितने भी साथी थे वहाँ जो MPs थे वो थे। तो पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स मतलब द होल कंट्री। अब थे उस पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में जो उसको पास किया, इनकी तरह बाकी लोगों ने विरोध किया, लेकिन पार्लियामेंट ने कानून तो बना है। तो उस रियलिटी को इनको समझना चाहिए। और ये भी है, क्योंकि चाहे कांग्रेस का क्या रोल था, लेकिन अगर आम जनता को पूछा जाए जो है पूरे भारत में, तो उन्होंने इसका स्वागत किया है। मैं कहता हूँ कि 99% लोगों ने स्वागत किया है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मोर देन 90% लोगों ने इसका स्वागत किया है, ये इसका जो भी जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट्स आई हैं। तो इसलिए वो जो होगा आप नहीं, चाहे वो
चाइना जो मर्जी करे, चाहे वो पाकिस्तान जो मर्जी करे, चाहे ये लोग जो हैं जो इस प्रकार की बात करते हैं कुछ मर्जी करें पे नहीं जी, पे शायद वो चीज़ें जो हैं फिर वापस होंगी, वो होने वाली नहीं है। जेल में जैसे मैंने कहा पानी निकल गया है, तभी में से बहुत पानी निकल गया जो समुद्र से वापस नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब, ये भी आपसे समझना चाहूँगा कि डोमिसाइल को लेकर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर पीआरसी जो है, पीआरसी जिनके पास है भी उन्हें भी डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना है। आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं और क्या किसी लेवल पर आपने ये बातचीत करी है कि पीआरसी को ही डोमिसाइल माना जाए जिनके पास पीआरसी है, या आपको लगता है कि पूरी एक्सरसाइज दोबारा करने की ज़रूरत है? देखिए, आपको याद होगा, पहले तो मैं आपको याद करवाना चाहूँगा कि 9 अगस्त को मैं पहला व्यक्ति था जिसने ये डोमिसाइल की बात की थी। बिल्कुल, आपने डोमिसाइल की बात, आपने कहा था डोमिसाइल आएगा, आना चाहिए, मैं सजेस्ट किया था। और मैंने कहा जैसे हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, या पंजाब में मैं रहा हूँ, मैंने देखा 6 साल का था तो किया था, तो आएगा। उसके बाद ये सारे लोगों को ध्यान में बात आई जो भी है, लेकिन डोमिसाइल आया है। डोमिसाइल एक सर्टिफिकेट है और सभी के लिए है, जो उसके लिए जो परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया तो उसके मुताबिक वो मिलेगा। ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट रहा है आजकल। आगे आने वाले वक्त के एक डॉक्यूमेंट बने जो है, ये आवश्यकता है, क्योंकि कोई सर्टिफिकेट लेके पीआरसी लेके जाएगा, कोई डोमिसाइल लेके जाएगा तो वो डबल हो जाएगा, इसलिए वो एक सर्टिफिकेट रहे। लेकिन जब तक वो नहीं बनता, क्योंकि बच्चों की एडमिशन्स होनी है, नौकरी के लिए अप्लाई करना है, जहाँ बाकी चीज़ें हैं, तो अभी नहीं तो अगर जहाँ कहा गया कि जैसे कहा गया नीचे लाइनें लगेंगी, अरे भाई लाइनें ना लगें, डोमिसाइल बनाने के 6 महीने लगे, साल बने, और सरकार जो है, इस गवर्नमेंट जो है, इसके लिए जो उसके आधार पर ही पीआरसी के बनाए। जब तक वो नहीं बना सकते, क्योंकि अभी कोविड-19 के साथ हम लड़ रहे हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनको छोड़ के सरकार इधर लग नहीं सकती, तो तब तक मैंने भी सुझाव दिया था कि स्टेट सब्जेक्ट को ही वो माना जाए कि लोग जो है जब अप्लाई करें तो उनको रेजिडेंस सर्टिफिकेट के तौर पर, वो क्योंकि वैलिड सर्टिफिकेट है, उसको माना जाए जब तक डोमिसाइल जो है एक सर्टिफिकेट नहीं बनता। लेकिन एक डेडलाइन होनी चाहिए और सरकार की जिम्मेवारी है तब तक सभी का डोमिसाइल बन जाए। डॉक्टर साहब, क्या जो इस वक्त परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में हैं, खासकर डोमिसाइल और पीआरसी को लेकर, बाबू लोगों ने फैसला कर लिया जी जिनके पास पीआरसी है वो डोमिसाइल के लिए अप्लाई करें, सिर्फ पीआरसी दे दें, लेकिन बाद में साथ ही कह दिया पीआरसी भी वेरीफाई करेंगे। तो जब पीआरसी वेरीफाई होगा उसमें समय लगेगा। क्या आपको ये लगने लगा है आपकी राजनीतिक लोगों को लोगों की पल्स ज़्यादा बेहतर मालूम होती है बजाय बाबुओं की, इसीलिए अगर इस समय कोई राजनीतिक सिलसिला जम्मू कश्मीर में होता तो शायद ये परेशानी लोगों को नहीं आती? देखिए, मैंने शुरू से ही कहा था, क्योंकि डेफिनेटली जो पॉलिटिकल लोग रहते हैं उनकी जो है वो लोगों की नब्ज़ को अच्छी तरह पहचानते हैं, और इस कारण से पॉलिटिकल गवर्नमेंट के, इसलिए डिस्पाइट ऑल द डिमेरिट्स डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये प्रूफ हुआ सारा। एक बात है। दूसरी बात है कि पीआरसी की भी वेरिफिकेशन करेंगे। अरे भाई, पीआरसी एज सच तो वो अभी डॉक्यूमेंट रिडंडेंट हो गया है, ठीक है। आपने वेरीफाई ये करना है, मान लो भी मैंने पीआरसी गलत भी बनाया है, लेकिन ये करो कि क्या मैं 15 साल से यहाँ रह रहा हूँ कि नहीं रह रहा हूँ। बिल्कुल, उसका वेरिफिकेशन उसकी तो नहीं है, क्योंकि उसको तो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा अल्टीमेटली। तो जिनके पास नहीं है पीआरसी, जैसे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज हैं, वाल्मीकिज हैं, गुरखाज हैं, ऐसे कई लोग हैं जो व्यापारी यहाँ पर कई सालों से आए हैं, ठीक है, जहाँ आईएस आए तो उनके पास तो पीआरसी नहीं है, ठीक है, तो उनका क्या वेरीफाई करोगे आप? ठीक है। तो लेकिन ये है कि अगर मेरे पास है, तो अगर मैं 12 साल से यहाँ रह रहा हूँ लेकिन पीआरसी मैंने बना दिया, तो उसका ठीक है, आप उसका वेरीफाई करिए। मेरे पास क्या ज़मीन के कागज़ हैं क्या, या बाकी है, तो वो 80% बहुत कम लोगों की होगी जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क जो लगा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि वही बाबुओं के द्वारा ये जो पीआरसी जो होता था वो इशू किया गया उन्हीं लोगों के द्वारा था जो कि आज डोमिसाइल बनाएंगे, तो फिर आप अपने पर ही शक कर रहे हो, ठीक है। हाँ, उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है भी नहीं कोई लगता है भी आपको कमी है, तो वो तो ठीक है, लेकिन एक रूल नहीं बनना चाहिए, रूल नहीं बना, और रूल उसको बनाने की कोई इसमें आधार भी नहीं है, क्योंकि पीआरसी यही इस्टेब्लिश करेगा क्या ये फलान व्यक्ति यहाँ पर पिछले 15 साल से रह रहा है या नहीं रह रहा है। उसमें सिर्फ पीआरसी भी चलेगा और बाकी डॉक्यूमेंट से, अगर वोटर लिस्ट है किसी की, अगर किसी का वो है अपना कोई ज़मीन के कागजात हैं या और कोई चीज़ें हैं, वो भी उसमें वेरिफिकेशन में डोमिसाइल बनाने में तो वो मेरे यूज़ होंगे, मुझे लगता है। डॉक्टर साहब,
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता सैयद अल्ताफ बुखारी से कोई बातचीत है आपकी? नहीं, ऐसे तो हेलो हेलो तो होती रही, हमारे साथ हम कुलीग रहे हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, ठीक है, बातचीत तो, लेकिन इस सिलसिले में कोई इस प्रकार की बात नहीं है। लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि कश्मीर के माहौल में, कश्मीर के इन हालात में, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी बड़ी पार्टी के नेताओं को बड़ी मुश्किल हो रही है 370 से अपने आप को अलग करने में, 35 से अपने आप को अलग करने में और डीलिमिटेशन कमीशन का हिस्सा बनने में, वहीं पर अगर एक नेता इन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़कर ये कहता है कि जी ठीक है, हम एक नई शुरुआत करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी को उनकी मदद मिलेगी कश्मीर के हालात को ठीक करने में? देखिए, ऐसा है कि कोई इनिशिएटिव लेता है तो उसको वेलकम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए कोई ना कोई तो हमने जो आइस ब्रेक तो होनी है, आइस ब्रेक होगी पॉलिटिकल प्रोसेस से, और पॉलिटिकल प्रोसेस आएगा जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से ही आएगा, क्योंकि बाहर से जितने भी अफसर्स होंगे बाकी वो नहीं कर सकते, वो हम ही लोगों को करना है। लेकिन हम लोगों को, जब मैं हम लोगों की बात करता हूं, मैं कश्मीर के लोगों की बात करूं, जम्मू के लोगों की बात, पिछली चीज़ों को एक तरफ छोड़ना होगा, विश्वास की जो कमी है उसको ख़त्म करना होगा, आपस में डायलॉग जो है उसको शुरू करना होगा, और ग्राउंड रियलिटी क्या है, सिर्फ जो है एक इम्प्रेशंस थे, या जिस प्रकार से एक मैनिपुलेशंस थी, जिसके कारण ये शक शुबात जो पैदा हुए, जिसमें भेदभाव की बात चली, बाकी चीज़ें बताई, उनको एक तरफ छोड़ के एक नए विजन के साथ जो आगे चलेगा, और वो उसको लोग स्वीकार करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, मेरी कई कश्मीर के लोगों से बात हुई है, इंटेलेक्चुअल से हुए, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से हुई है, स्टूडेंट से हुए, वो कहते थे इन्होंने तो हमें गुमराह किया, हमें तो कहते थे ये 370 को कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये कुछ नहीं हो सकता, ये हो गया, तो ये गुमराह करते रहे, आज इन लोगों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, और इतने लोग हमारे मरवा दिए। वही जो इस प्रकार की इनकी बातें थी जिसने अलगाववाद को, आज़ादी जैसे नारों को, पाकिस्तान जैसे नारों को खाद पानी दिया, और इतने लोग मरवाए, जिसमें कश्मीरी भी बहुत मरा, हमारे फौजी शहीद हुए, सिक्योरिटी फोर्स पुलिस के लोग शहीद हुए, लेकिन आम आदमी भी कितना मारा गया, कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी, तो खून खराबा हुआ 70 सालों में, तो किनके कारण था? इसी प्रकार की सोच के कारण था। आज लोगों को रियलाइज हो रहा है, तो आज वक्त आवश्यकता है। देखिए, कुछ लोग हैं ना जो अभी भी शायद वो सोच रहे होंगे शायद पुराना एजेंडा फिर आएगा। अभी ये हो गया कि सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी के कारण ही नहीं है, एक तो केंद्र में ये स्पष्ट है, जब तक नरेंद्र भाई मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी, इस प्रकार की बात तो नहीं चलेगी। आज पूरा देश में भी कोई भी पार्टी आने वाले वक्त में आएगी, हमें पता है आने वाले वक्त में इतनी जल्दी कोई आने वाली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो भी आएगी वो इस एजेंडे को बदल नहीं सकती, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक जो एक रिजॉल्व है भारत देश का। इसलिए ये रियलिटी जो है कश्मीर की जो उभरती लीडरशिप है उसको समझने पड़ेगी। आपको पता होगा कि 1953 में जब शेख अब्दुल्ला अरेस्ट हुए, वही नेहरू जी ने उनको अरेस्ट किया, जो उनके बहुत प्रिय प्राइम मिनिस्टर हमारे बड़े प्रिय मित्र थे। तब बख्शी गुलाम मोहम्मद सादिक ने एक नई शुरुआत की थी, एक चीज कि उसमें से तब लगता था नहीं ये बख्शी गुलाम मोहम्मद शायद वो एंटी कश्मीरी हो गए, बाकी कश्मीरी हो गए, इस प्रकार की बात चली। आज जब अल्ताफ बुखारी ने ये बात की, स्टेटमेंट उन्होंने दी कि उन्होंने बख्शी गुलाम मोहम्मद का नाम लिया, तो मुझे लगा कितना वो खरा उतरते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने जब उनका नाम लिया तो मेरे ध्यान में आया कि शायद ये इस प्रकार की सोच, इंटीग्रेशन वाली सोच की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। आज इसकी आवश्यकता है। अल्ताफ बुखारी क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे मालूम नहीं, उनकी कितनी क्रेडिबिलिटी है मुझे मालूम नहीं, मैं उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, नहीं किसी तरफ का सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता, क्योंकि उनकी अपना एक पार्टी है, अपना उनका रवैया है, अपना तरीक़ेकार काम करने का। लेकिन जो सोच की बात है, उन्होंने जो इशारा किया था वो इशारा इंटीग्रेशन की तरफ किया था, और यही सोच आने वाले वक्त इस प्रकार की सोच चलेगी, मेरा एक मानना है। तो जैसे आपने कहा कि ये इसी प्रकार की सोच चलेगी, क्या आपको लगता है कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो गवर्नर के एडवाइज़र हैं, अभी तो सारे बाबू लोग ही हैं, अगर एडवाइज़रों को बदलकर राजनीतिक लोगों को वहाँ पर रखा जाए, तो क्या आपको लगता है कि एक पूर्व स्पीकर, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस रोल में जाने के लिए तैयार होंगे, एक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर उस रोल में जाने के लिए तैयार होंगे, या आपको लगता है कि एक अलग से ही एक सिलसिला होना चाहिए जिसमें कम से कम इन राजनीतिक लोगों को पूरा मनूवर करने का, पूरा काम करने का मौका मिले? देखिए, एक कॉन्सेप्ट नेशनल गवर्नमेंट का सेंट्रल लेवल पर रहा है कि कोई इस प्रकार के पार्लियामेंट आ गई, बात नहीं चल रही है, पहले भी ऐसा रहा है।
मुझे मालूम नहीं किस प्रकार की सोच रही। अगर इस प्रकार की सोच होगी तो भी सभी लोगों को, सभी शेयर्स ऑफ ओपिनियन को लाके उनको कहा, पहले तो उनमें एक जुटता ये होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर को हमने इस ट्रमाइल से या जिस प्रकार बाहर निकालना है, उससे कोई अगर बनती है तो शायद केंद्र भी उस पर सोच बनाएगा। केंद्र जो है कोई एक आध पार्टी एक आध करके करेगा, मुझे लगता नहीं है, ठीक है ना, तो लगता नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो और इस प्रकार की बात यहाँ पर खड़ी हो जिसके कारण के लोगों का कनेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बने, और जो एक माध्यम है एडमिनिस्ट्रेशन के बीच और लोगों के बीच का जो एक माध्यम, जो पॉलिटिकल लोग रहते हैं, इस प्रकार का कोई माध्यम बनेगा, जितनी जल्दी बनेगा उतनी जल्दी ही मुझे लगता है हालात को ठीक करने में मदद मिलेगी। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे कि जो बाकी नेता हैं, शाह फैसल हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, या बाकी जितने भी नेता हैं जिन लोगों ने नई शुरुआत की बात कश्मीर में करी थी, आपको क्या लगता है कि उनका समय भी आ गया कि उन लोगों को भी जो है एक एक करके छोड़ देना चाहिए ताकि वो भी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू करें, या आपको लगता है कि अगर उन्हें छोड़ा तो दोबारा से 370 35 के राग लापने शुरू हो जाएंगे? देखिए, मुझे मेरे ध्यान में बात नहीं है, लेकिन फिर मैं अनुमान लगाता हूँ, जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब बाहर आए हैं तो ये नहीं आए, मुझे लगता है ज़रूर कोई ना कोई एजेंसीज़ का या कोई इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में होगा कि, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। कड़ी की सुइयां वापस नहीं आएंगी। अगर उस पर कोई करेगा, और जिस तरीके से आप हालात ख़राब कर रहे हैं कि जहाँ मिलिटेंसी हो, पत्थरबाजी हो, इस प्रकार की वो एडमिनिस्ट्रेशन रिस्क नहीं लेगी। मुझे लगता है शायद उस बैकग्राउंड में अभी ये लोग उस लाइन पर शायद नहीं आ रहे होंगे या कुछ, मुझे लगता है, मेरी गलती, मैं गलत हो सकता हूँ, ये इस प्रकार की बात लगती है। और इनको भी समझना चाहिए कि अभी देखिए, अभी लोग जो हैं 5, 10, 20 लोगों को, कुछ लोग 1% लोगों को आगे गुमराह कर सकते हैं। आप 99% को, जब मतलब जो बड़ी मेजॉरिटी को अभी आप गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक साइकोलॉजिकल जो बैरियर था बिटवीन कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री, वो टूट गया है। अभी लोगों को लग रहा है, क्योंकि मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं जो है फील की बात कर रहा हूँ, कश्मीर के लोगों से इंटरेक्शन की बात कर रहा हूँ कि देखिए, उनको लगता है कि नहीं, अभी जो है इसी व्यवस्था में रहना पड़ेगा, इसी सिस्टम में रहना पड़ेगा, और यही है, यही फ़ायदेमंद भी है। एक तो मजबूरी है, मजबूरी में तो ठीक है, पहले तो गुमराह दूसरा किया कि नहीं एक्सेशन है, मर्जर नहीं हुआ है जी, एक्सेशन हुआ है, मर्जर नहीं हुआ है, इस प्रकार के स्लोगन्स के, अलगाववादी स्लोगन्स के तहत पर जो है लोगों को गुमराह करते हैं, जिसने हमें खून खराबे के अलावा कुछ नहीं दिया, और अंडर डेवलपमेंट के सिवा कुछ नहीं दिया, जो कम्युनल डिवाइड के अलावा कुछ नहीं दिया, हमें जो रीजनल बायस जो एक डिस्क्रिमिनेशन उसके अलावा कुछ नहीं दिया। तो अभी जो है कि एक इंटीग्रेशन की राजनीति, डेवलपमेंट की राजनीति, एक सौहार्द की राजनीति, भाईचारे की राजनीति, इसकी तरफ ही जम्मू कश्मीर बढ़ेगा, तभी जो है जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति के हित में है। तो मुझे लगता है कि नई लीडरशिप कोई उभरे, और पुरानी लीडरशिप अगर वो चाहते हैं कि हमारा रोल बने तो इस दायरे में सोचेंगे तो उनका रोल बनेगा, नहीं तो मुझे लगता है लोग ही रिजेक्ट कर देंगे। एक आखिर में जम्मू से जुड़ा हुआ सवाल है डॉक्टर साहब, जम्मू में टोल प्लाज़ा जो है अब लखनपुर में भी लगने वाला है, 4G को लेकर अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया है। जम्मू में आम आदमी ये सवाल पूछता है कि हम सालों साल कुर्बानियाँ देते रहे इस चीज़ के लिए कि यहाँ एक संविधान हो, एक कानून हो और एक प्रधान हो, उसके बाद जाकर इस समय जो इकॉनमी है वो चरमराई हुई है। माता वैष्णो देवी के चरणों से जो इनकम पूरे जम्मू संभाग में आती थी, या बाबा बर्फानी की वजह से, क्योंकि बाकी तो पर्यटन स्थल उनकी स्थिति आपको मालूम है, लोग ये सवाल करते हैं कि जी जिस वक्त हमें ज़रूरत है कि हमें रिलैक्सेशंस मिलें, कंसेशंस मिलें, उस वक्त हमसे कहा जा रहा है टोल भी दे दो, बिजली की फ़ीस भी आपकी बढ़ा देंगे, रोड टैक्स भी आपका बढ़ा देंगे। तो लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि जी ये सब चीज़ें हमारे नेता कहाँ हैं, वो ये बात बोलते क्यों नहीं, और अगर बोलते हुए तो दबे लफ्ज़ों में क्यों बोल रहे हैं, खुल के क्यों नहीं बताते कि जी कंसेशंस हमें जो आपने दी हैं, ये कंसेशंस हमें इसलिए मिली हैं क्योंकि हम आतंकवाद से ग्रस्त रहे हैं पिछले 30 साल। तो ये थोड़ी देर के लिए कंसेशंस कंटिन्यू की जाती, और जब थोड़ा सा यहाँ पे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ठीक होता तो फिर अगर आप ये सब चीज़ें करते तो इस पे मत क्या। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि लोगों की पेइंग कैपेसिटी कितनी है
इसके मद्देनज़र कोई इस प्रकार का फैसला होता है तो अच्छा है, क्योंकि इस पर कोविड-19 के मद्देनज़र कई प्रकार के कंसेशंस गरीबों को दिए जा रहे हैं, किसानों को दिए जा रहे हैं, मज़दूरों को, आम लोगों को दिए जा रहे हैं, इंडस्ट्री को दिए जा रहे हैं। उस मद्देनज़र अगर इस प्रकार का कंसेशन कोई मिलता है तो उसका हम स्वागत करते हैं। आप केंद्र के साथ ये बात, हाँ, इस प्रकार की बात हो, इस प्रकार की बात हम रखेंगे। लेकिन दूसरी बात है कि जो टोल प्लाजा की एक जो पॉलिटिकल इशू बन गया है, टोल प्लाजा बंद में भी लगा है, ठीक है ना, क्योंकि ये हम जब जाते हैं पंजाब में जाते हैं, होशियारपुर की रोड पर अगर जाएं, अगर कभी देंगे 4-5 जगह हैं, नहीं पूरे पंजाब में है। तो जो एक पॉलिसी है, पॉलिसी को नई सिचुएशन के मुताबिक उसको रिव्यू करते हुए कोई कंसेशन देना वो एक बात है, लेकिन पॉलिसी के तहत अगर कोई हो रहा है तो उसको फिर बीजेपी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर गलत हो रहा है, ये पॉलिसी पे इतने किलोमीटर के ऊपर लगना चाहिए, इतने किलोमीटर के लगना चाहिए, इतना टोल टैक्स होना चाहिए, इस प्रकार की बात जो है अगर पॉलिसी के बाहर है तो हम उसका विरोध करेंगे। तो लेकिन अगर पॉलिसी के अंदर है तो मुझे लगता है कि अगर सड़क अच्छी है तो टोल तो लोग देते ही हैं, ऐसे भी देते, पंजाब भी देते हैं तो यहाँ भी देते हैं। लेकिन जो बात आपने कही, बिल्कुल वाजिब बात कही है कि टोल जो है क्या पेइंग कैपेसिटी लोगों की कितनी है, और जैसे कि मान लो कि हाँ विजयपुर के लोग हैं, अगर उसने विजयपुर के किसी ने बड़ी ब्राह्मण आना है, बड़ी ब्राह्मण विजयपुर में 4 चक्कर लगाने हैं और 4-5 बार वो टोल देगा तो वो नहीं पे करना चाहिए। जैसे लखनपुर में लोकल लोगों के लिए उनको दिया था कि उनको एक फ़ीस भरनी है जो लगातार आते थे, तो उसको इस प्रकार का प्रोविज़न किया जाए। और नई सिचुएशन में जम्मू कश्मीर के लोग जैसे मिलिटेंसी है, बाकी है, सारा इकोनॉमी शटर्ड है, सब कुछ है, और कोविड के कारण और इसका कमर तोड़ दी है इकोनॉमी की। तो क्या मानेंगे कि जब आप राजनीतिक रूप में आएंगे या राजनीति दोबारा से जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू होगा, आप ये बात केंद्र के सामने रखेंगे? क्योंकि बहुत सारे बयान आपकी पार्टी की तरफ से आएंगे, जी उखाड़ फेंकेंगे, ये करेंगे, जो संभव नहीं है। आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप रखेंगे प्रैक्टिकल तरीके से केंद्र के सामने जब एक डेमोक्रेटिक सेटअप यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट होता है? नहीं, जब होगा तब भी रखेंगे, आज भी रख रहे हैं, हमने रखा भी है और आगे भी, और क्योंकि नई सिचुएशन के मतलब और जोर से रखेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व स्पीकर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के आखिरी स्पीकर डॉक्टर निर्मल सिंह, और आपको याद होगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रोल में भी इन्होंने जम्मू कश्मीर में थोड़े ही समय के लिए लेकिन सरकार जरूर चलाई। तो आपने साफ तौर पर इनसे साफ गोई के साथ इनकी तमाम बातें सुनी कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस की शुरुआत की जानी चाहिए। सैयद अल्ताफ बुखारी ने जो कदम उठाया है वो सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने कदम उठाकर ये बात सुझा दी है कि 370-35 से अब इतिहास का हिस्सा हो चुके हैं। रियलिटी, सच्चाई अब ये है कि घड़ी की सुइयां जो इंदिरा गांधी ने आज से कई साल पहले कहा था, अब वापस नहीं जा सकती। इस नई सच्चाई के साथ कश्मीर घाटी के बाकी नेताओं को भी इस नई सच्चाई को मान लेना चाहिए, और साफ तौर पर जैसे उन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन कमीशन का हिस्सा न बनकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी ना सिर्फ लोगों के उस मैंडेट के साथ विश्वासघात कर रही है, बल्कि ये विश्वासघात उस संविधान के साथ भी है जो संविधान अब बराबर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के आखिरी कोने तक एप्लीकेबल है। दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे। आदाब।